हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन सी। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ये है कि कल आपने जहाँ से एंड किया था, यानी कि हम लोगों ने जो अपने पिछले लेक्चर में एंड किया था वहीं से ये स्टार्ट होता है। और इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि अभी मैंने मिलन्स मेथड के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि कैसे हमारा ये एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, अब इस मेथड में भी हम आपको एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट के थ्रू भी हम आपको क्या सिखाएंगे कि कैसे एनालिटिक फंक्शन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा वो रिजल्ट हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा है हमारा। हमने यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा कि इफ़ ए रियल पार्ट ऑफ ए फंक्शन इज गिवन हार्मोनिक फंक्शन यू एक्स वाई। ठीक है, हमारा ये जो यू एक्स वाई वो हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, ये हमारा गिवन होना चाहिए या फिर हमें पता होना चाहिए ठीक है ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं। देन तभी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एफ जेड इक्वल टू 2u। अब यहाँ पे फंक्शन में हमें क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पे हमें z/2 रख देना है और जहाँ पे y हमें वहाँ पे z/2y रख देना है। ठीक है, और माइनस ये हमारा है माइनस u और ओरिजिन पे उसकी वैल्यू निकाल लेनी है क्या होगी। तो ये रखने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे रिजल्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हमारा दिया गया रियल पार्ट है, हमारा ये क्या है, रियल पार्ट है। अब दिया गया आपको रियल पार्ट, यानी कि अब इसको यू एक्स वाई बोल सकते हैं। यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पुट कर देना है यहाँ पर। पहले आप निकाल लेंगे, चलो वैल्यू निकाल लेते हैं नाउ। अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास क्या होगा, u z/2 माइनस z/2y निकाल लो पहले। ठीक है, सॉरी कामा z/2y। तो ये क्या हो जाता है, तो x की जगह पे z/2 रख देंगे तो z/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू z/2 और इंटू y की जगह पे रख देंगे हम लोग z/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3 इंटू x जगह पे रख देंगे z/2। ठीक है, और प्लस 1। तो आपने देखो मिलन्स मेथड तो सीख ही रखा है ना, कि मिलने मेथड क्या हमारा बोलता है वो हमने सीख लिया। अब इस मेथड को भी जान लो, एक रिजल्ट है, इसको भी अप्लाई करके आप डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है ना, तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा z/8 माइनस यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 3z³ और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया और प्लस 3z/2 और प्लस 1। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा ये 314 यानी 4z³ और प्लस 3z/2 और प्लस 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 4 2 जा 8, तो हो जाएगा z³/2 और प्लस 3z/2 और प्लस 1। ठीक है, एक तो आ गया इसकी वैल्यू। फिर हमें निकालना माइनस 0,0 निकाल लेते हैं। u 0,0 निकाल लो, वो कितना आएगा, 0 रख देंगे तो पूरी वैल्यू 0 यानी 1 बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है इसको अपने फंक्शन में अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो क्या होगा, एफ जेड इक्वल टू 2u। ठीक है, z/2 कामा z/2y और माइनस u 0,0 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू ये आई है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपॉन में 2 तो हट जाएगा, तो बचेगा z³ और प्लस 3z और प्लस 2 आ गया और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आ गई है, तो 1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, तो z³ प्लस 3z। ठीक है, और प्लस मेरे पास कितना आ गया, 1। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहो तो इसमें एक कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ci, क्योंकि रियल पार्ट दिया गया, इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए कांस्टेंट कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ मुझे कोई दिक्कत आ रही है उस समझने में। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई इसको समझने में, बहुत ईजी है ये। करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको रब करके एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, है ना। इक्वल टू y³ माइनस 3x²y। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। ठीक है, अब इसको भी उसी टाइप्स लगाते हैं। u x, y होता है मेरा, ये मान लो u x, y इक्वल टू दिया गया है। ठीक ना, इसको ऐसे लिख लो। इसको लगाना है बहुत सिंपल सा, क्या रख देंगे, z/2 एंड z/2y। ठीक है, इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा माइनस का z³ 8i
क्लियर है। तो आई स्क्वायर इसको बोल दो, आई स्क्वायर बोलोगे तो आई से कैसे आई कैंसिल, कुल मिला के इसको आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस और यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे मतलब z/4 हो जाएगा और y, ठीक है, तो y की वैल्यू यानी कि z/2i। आई थिंक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 2 8, 8 एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, आई स्क्वायर इधर बोल दो भैया, आई स्क्वायर तो एक आई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लो तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ये आपका निकलेगा आई जेड क्यूब है इधर मेरे पास और प्लस 3i z स्क्वायर है। सॉरी इधर स्क्वायर था, स्क्वायर तो जेड क्यूब इधर भी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और अपॉन में कितना है हमारे पास 8 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा लेकर चलना है इसको। तो यहाँ से अब कितना लिख देंगे हम, तो 4i z³ अपॉन 8 और ये मेरा हो जाएगा कितना, i z³ अपॉन 2। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूले में रख देना है अपने। तो fz इज इक्वल टू 2u, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i z³। ठीक है, और माइनस, अब इसका वैल्यू तो डायरेक्टली रख देते हो यार, 0 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और प्लस का कॉन्स्टेंट सी आई लेकर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो i z³ और प्लस सी आई, ये लो हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम इस वे से बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन, हमारा कंसिडर करना है एनालिटिक फंक्शन। अच्छा, इधर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं। अब इधर से हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी अलग कर लो, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकल आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने आपको पूरा एनालिटिक फंक्शन कंसिडर करना सिखा दिया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट करना सिखा दिया, हार्मोनिक फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो सिखा दिया, सब कुछ मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, अब आपको काम क्या है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन डाउट आता है मुझसे पूछ लें। ठीक है, और पूछना चाहते हैं अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, तो सिंपल तरीके से वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नए टॉपिक में चलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। इसमें क्या डिस्कस करना है, ऑर्थोगोनल सिस्टम मतलब कि आपको क्या, हमने आपको मान लो कि कोई एफजेड मेरा एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा कोई एनालिटिक फंक्शन है और हमने बोला कि यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट तो निकाल ही सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग दो कर्व निकाल लें। ठीक है, दो कर्व निकाल लेंगे, कौन कौन से, एक निकाल लिया हमारा u इक्वल टू कॉन्स्टेंट और दूसरा निकाल लिया v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, u इक्वल टू कॉन्स्टेंट और दूसरा निकाल लिया v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने आपसे एक बात बोली, क्या बोली, हमने कहा कि ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के, मतलब ये इसका ऑर्थोगोनल होगा, ये इसका ऑर्थोगोनल। भाई पहला कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया। ठीक है, मान लो ऐसा, और ये दोनों एक दूसरे का ऑर्थोगोनल होंगे। वो तब होंगे, ये बोल रहा है एक केस होगा इनको ऑर्थोगोनल होने का, कि जब ये दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक मान लो दूसरा एक कर्व ये है हो गया मान लो। ठीक है, और दूसरा कर्व ऐसे कोई दूसरा कर्व बना लें और वो एक दूसरे के क्या हो, जैसे उनके टैजेंट जो डालेंगे वो टैजेंट जो होने चाहिए वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात ये कह रहा है। तो परपेंडिकुलर मतलब ये पॉइंट क्या, अगर हमें दोनों को ऑर्थोगोनल दिखाना है, हमने क्या बोला, एक दूसरे क्या होंगे, ये ऑर्थोगोनल होंगे। ये इसका ऑर्थोगोनल होगा, ये इसका ऑर्थोगोनल हो, तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों कर्व एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का जो स्लोप होगा ना, उनका स्लोप, जैसे पहले वाले कर्व का स्लोप मान लिया m1 और दूसरे कर्व का स्लोप मान लिया m2। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, -1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो कहने मतलब m1 है, m1 मेरा कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे तो हम आपको बताते हैं। m1 कैसे निकालोगे, मान लो u इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मान लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे u का, और बनाने पर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको निकालना है भाई m1। आप जानते हैं कि dy/dx का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर del y/del x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 मोर देन है ना, तो del y/del x यूज़ करो आप। ठीक है, तो m1 कैसे निकालेंगे इसके लिए, u के लिए, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं del u/del x और del u/del y।
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया m1 का फार्मूला। m2 कैसे निकालेंगे आप, तो वो हम आपको बता देते हैं। m2 कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे आप, यहाँ से हो जाएगा डेल वाई, है फार्मूला वही डेल वाई अपन डेल एक्स। तो लेकिन अब इसको v के निकाल रहे हैं m2, तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो हम ये बोल देंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये हो जाएगा मेरा m2। तो पहले हम लोग निकालेंगे m1, फिर हम लोग निकालेंगे m2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाता है, -1 आ जाता है, तो मैं कहूँगा ये दोनों जो हमारे पास कर्व होंगे वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रूव कर लेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कैसा होता है कि मान लो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा है कि 2 कर्व नहीं दिया गया, हमें मान लो कोई 2 कर्व नहीं पता है, ठीक है, और हमें अब क्या करना है कि केवल एक ही कर्व कोई दिया गया है। हमसे बोल रहा है कि अब इसका सेकंड जो कर्व बनेगा जिससे ऑर्थोगोनल रिलेशन रखता है वो मुझे निकालो। तो आपने केस इसका नहीं पढ़ा, हमने अभी जस्ट बताया आपको कि मान लो एफ मेरा क्या है, एनालिटिक फंक्शन, मैंने बोला ना बी एनालिटिक फंक्शन है, तो पक्की बात है कि ये मेरा CRA इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। तो जितने भी केसेस आपने पढ़े हैं, तो आप क्या करते हैं कि मान लो हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोला, तो एक बार क्वेश्चन बताते हैं आपको कैसा देगा। मान लो u इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने आपको ये दे दिया, हमें ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है मुझे, v इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट आया है ये मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो u इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया गया, आप यहाँ से कह रहे हैं u से हम अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो जो कि fz इक्वल टू u प्लस आई वी के फॉर्म में आएगा, u प्लस आयोटा v के फॉर्म में आएगा, और यहाँ से जो v निकालोगे वो इसका फंक्शन बना देगा, ठीक है। वही एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को लगाते हैं बहुत अच्छे तरीके से और उसको मतलब फॉलो कराते हैं। अच्छा इससे प्रूविंग कैसे हुई, तो प्रूविंग तो अब समझ में आ गई। प्रूविंग ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं डिटेल कि कैसे प्रूविंग हुआ है, क्योंकि प्रूविंग इसका नेट एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, तो कंसेप्ट पूछा था, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको लेकर चलना है, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो आपका हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है, कर्व्स, जिसके लिए मुझे u दिया गया है, क्या है, x² माइनस वाई स्क्वायर और प्लस x, और यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू c, ऐसा दिया गया, इक्वल टू c मान लो ऐसा दिया गया। ये हमारा एक कर्व दिया गया है, सेकंड कर्व मुझे फाइंड करना है। ये कर्व आपको गिवन है, तो यहाँ से आप इसको u मान लें, ठीक है। तो हम इसको मान रहे हैं u, क्या मान रहे हैं u, तो लेट u इक्वल टू आपका दे रहा है x² माइनस वाई स्क्वायर और प्लस x। मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, v फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि पहले हमने अभी एक रूल बताया आपको, उस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि fz निकाल लो, सिंपल सा, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, तो अपना वही इमेलेंस मेथड लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बताया था आपको कि φ1 z, 0 चाहिए, आप वो कैसे निकालेंगे, तो डेल u अपॉन डेल एक्स और एट z, 0 पर ये आपको निकालना है। तो निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, और जहाँ x वहाँ z और जहाँ y वहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। तो 2x और प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1, तो हो जाएगा 2z प्लस 1। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। अब φ2z, 0 यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से डेल u अपॉन डेल y एट z, 0, तो इसका देख लेते हैं यहाँ से क्या होने वाला है। तो यहाँ से इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y आएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएगा, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि fz इक्वल टू बात करें, तो fz इक्वल टू क्या होता है, तो मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन φ1z, 0 dz और माइनस आयोटा इंटीग्रेशन φ2z, 0 dz। आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2z प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा dz और माइनस आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा मेरा इसकी वैल्यू 0 dz, तो ये वैल्यू हो गई 0, काम खत्म इसका। तो इधर से इंटीग्रेशन करेंगे तो z² प्लस z और प्लस ci, ठीक है। ये एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इधर इसको लिख रहे हैं, तो fz इक्वल टू x प्लस, यानी कि z इक्वल टू पुट कर दो भाई x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस IY, और यहाँ से आएगा प्लस CI, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2IXY और प्लस x प्लस आयोटा y और प्लस CI, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर और प्लस x और प्लस i ले लिया कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा आपका
2xy और प्लस y और प्लस हमारे पास c। तो रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे तो u इक्वल टू मुझे मिल गया ये और v इक्वल टू मुझे मिल गया ये। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि u इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अगर मेरा एफ जेड यू प्लस आयोटा v होता है तो मैंने आपको बताया था कि अब मान लो ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन होता है b एनालिटिक, तो मैंने आपको जस्ट बताया अभी तुरंत कि यहाँ पर u इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्थोगोनल ईच अदर। ठीक है, ऑर्थोगोनल ईच अदर ये होता है। तो भाई लिख लो, तो u इक्वल टू u मेरा कितना है, u मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू सी, कांस्टेंट हो गया। और एक को ले लो भाई 2xy प्लस वाई और प्लस सी, तो सी प्लस सी, तो ये मेरा सेकंड हो गया इक्वल टू मान लो माइनस सी ले लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से आपको देखो कर्व्स मिल गए। आई थिंक क्लियर हो रहा है धीरे धीरे ना। तो इसमें कुछ था नहीं, ऑर्थोगोनल सिस्टम में कुछ खास ज़्यादा है नहीं आई थिंक, तो कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर 1-2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने आप से करते हैं बुक से तो आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना हमने आपको बताया था कि जो मेरे लाप्लास इक्वेशंस होता है ना, यानी कि हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हो कि हार्मोनिक फंक्शन ही कोई लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कोई एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए ना ये, बिकॉज नेट के क्वेश्चन में इस पॉइंट का काफ़ी यूज करते हैं हम, ठीक, इसलिए तो इसको हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि कोई मान लो फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और वो हार्मोनिक फंक्शन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो अभी हार्मोनिक फंक्शन हुआ बना। ठीक है, अगर वो हार्मोनिक फंक्शन है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, यह भी बोल सकते हो कि वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस केस में तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन भी नहीं होगा। यानी कि एनालिटिक फंक्शन है तभी वो हार्मोनिक सेटिस्फाई कर रहा है। तब ये है कहने का कि मतलब कोई अगर पॉइंट ऐसा है, ठीक है, पॉइंट पकड़ना हमने क्या बताना, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन है वो हार्मोनिक सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो हमारा एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वो हार्मोनिक सेटिस्फाई नहीं कह रहा है, मतलब कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस केस में मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि नहीं वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो इसका एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि जो कि हार्मोनिक सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एनालिटिक फंक्शन तभी होगा जैसे हार्मोनिक सेटिस्फाई कर जाए और साथ ही साथ वो हमारा CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाए, तो मैं कहूँगा वो हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, अगर वो केवल हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई करता है और एनालिटिक फंक्शन आपका CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस केस में मैं कहूँगा कि आपका वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका। एग्जांपल ये कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने u और v ले लिए। हमने आपसे ये कहा कि ये फंक्शन मेरा क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन है बट नॉट एनालिटिक। प्रूव करते हैं इसको, है ना, हार्मोनिक फंक्शन है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो कैसे होगा तो हम देखते हैं अपना फंक्शन को। तो इससे निकालते हैं डेवर u अपॉन डेवर x, वो आएगा कितना 2x, एंड डेवर u अपॉन डेवर y वो कितना आएगा -2y आएगा। ठीक है, अब इसी का एक बार कर लिया मैंने। ठीक है, अब इधर कर लेंगे, अभी अगेन करेंगे, पहले हम सभी निकाल लेते हैं। v का निकाल लो, डेवर v अपॉन डेवर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा y यानी कि 2xy अपॉन, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से डेवर v अपॉन डेवर y इसका निकालते हैं ज़रा। तो इसका क्या हो जाएगा, बस सिंपल सा है, y के रिस्पेक्ट में कर लेना है। तो y के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लग रहा है। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसका अगेन कर लेना है। तो अगेन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेवर कि सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2। इसका करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2। एक्स रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव तो हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से भी वही न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर रूल लगेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर रूल लगा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में तो आएगा 2y और माइनस। ठीक है, इसका करेंगे तो 2 × 4 = 8 एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेना। आप देख लेना कि यही आता है क्योंकि दूसरा आता है। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई और प्लस 2y³ और -8 एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। ठीक है, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर 2 × 4 हो जाएगा, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4। भाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना, तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका बच रहा है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 2y³ और -6 x³ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3, ये मेरा बच रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई का अगेन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आया इंटू 2y और माइनस, और इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा मेरा 4y और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4 ये बनेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेकर एक उड़ा देंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर सॉरी था, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में 2y, और इधर एक तो हट ही गया तो यहाँ से 4y से है ना मेरे पास, तो बचा क्या मेरे पास 4y और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे मेरे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3। ये क्लियर हो गया। 2y से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर वाई और प्लस 2y³ और माइनस 4y³ और माइनस में प्लस 4x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसका। तो यहाँ से आपका बन जाएगा कितना, 4 2 हमारे पास 6 हो गया, ये भाई कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई और -2y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3, और ये हो जाएगा डेवर स्क्वायर v अपॉन डेवर वाई स्क्वायर। आई थिंक सारी वैल्यू ठीक है निकल आई, तो हमने निकाल लिया। अब हमें चेक करना है ओनली, और कुछ नहीं, सारा काम हमने कर डाला है, अब हमें खाली चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं अपना वही लाप्लास इक्वेशन। हमने पहले बोला कि आपका लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हार्मोनिक फंक्शन है ये। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन क्या होगा, पहले u के लिए चेक कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस का 2 है और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये तो प्रूफ हो गया। फिर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक बार इसको देख लेते 0 होता ही नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास, उसकी वैल्यू हम लोग ने ये निकाली थी। ठीक है, तो कितनी है, तो हो गए 2y³ और -6x³ अपॉन यहाँ से हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3, और यहाँ से देखेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर सॉरी x³ एक्स स्क्वायर है, सॉरी है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सही जा रहे हो, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सही है 6x स्क्वायर, यहीं पे थोड़ी मिस्टेक है ना, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, क्यूब नहीं स्क्वायर है, बस समझ में, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो गया 6x स्क्वायर वाई
और -2y³ और अपॉन में आएगा x² और प्लस y² का होल पावर की 3। डिनोमीटर मेरा सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 अपन कुछ भी रखेंगे 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये भी मेरा 0 हो गया, यानी कि u भी मेरा हार्मोनिक फंक्शन होगा और v भी मेरा हार्मोनिक फंक्शन। देखो दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन अगर हम बात करें क्या ये एनालिटिक फंक्शन है, तो उसके लिए हमने देखा तो एनालिटिक फंक्शन के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल होता है डेल v अपॉन डेल y के। एक बार चेक करते हैं, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 2x है और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, ये है। तो इक्वल तो है नहीं, बिल्कुल नहीं इक्वल है भाई, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा केस है कि u मेरा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, v मेरा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी, ठीक है, कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो मतलब ये पक्की बात है कि हमारे क्या होंगे, एनालिटिक फंक्शन नहीं होंगे। तो हम श्योर कह सकते हैं, आप डैम श्योर कह सकते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल मिलता है, काउंटर एग्जांपल जो इसको फॉल्ट बता सके, तो हमारे पास है एग्जांपल अब, तो मैं श्योर कह सकते हैं कि जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं तो उनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं तो हार्मोनिक सेटिस्फाई पक्का करेंगे। लेकिन इसका रिवर्स की बात करें तो ऐसा ट्रू नहीं है कि मतलब कि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो पक्का एनालिटिक होगा, ऐसा कोई कह नहीं सकते। ठीक ना, तो आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, बिल्ड हो चुका है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने सीसा नेट क्वेश्चन में और बहुत सिंपल तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमें समझना चाहिए, बहुत ही अच्छे से हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करें, इसका प्रूफ भी देखेंगे। आपको प्रूफ इसलिए बता रहे हैं हम ताकि कंसेप्ट बिल्ड जो नहीं हो पा रहे हैं वो कंसेप्ट बिल्ड होने लगेंगे और कुछ नहीं। प्रूफ बताने का कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम आपको ये हमारे पेपर में आएंगे ऐसा प्रूफ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे कंसेप्ट जो है ना वो बिल्ड हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अभी सभी का प्रूफ देखेंगे, विधिवत से अच्छे से देखेंगे। तो ये सभी प्रूफ हमें आने चाहिए, इसलिए आने चाहिए ताकि कंसेप्ट हमारे माइंड में चले। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी करके। ठीक है, पहले स्टेटमेंट क्या कहता है वो देख लेते हैं कि कोई एनालिटिक फंक्शन होगा इन सम डोमेन डी, ठीक है, जिसको मुझे प्रूव करना है कि एफजेड मेरा कांस्टेंट है। मुझे क्या प्रूव करना है कि एफजेड मेरा कांस्टेंट है इन डी इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, यानी इनमें से कोई एक कंडीशन होल्ड हो जाती है तो मेरा एफजेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो मतलब ये गिवन में गया और मुझे प्रूव क्या करना है, एफजेड मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रूफ फर्स्ट का देख लेते हैं। तो फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं क्या बोल रहा है कि एफ डैश जेड, ठीक है, वैनिस आइडेंटिकली इन डी, ठीक है, मतलब 0 कर लो। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, पहले वो लिख लो। एफ जेड इक्वल टू होता है पी यू प्लस आयोटा वी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लीजिए आप डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश जेड कर लीजिए, वो क्या हो गया, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, बिकॉज वी नो दैट, इसको अगर आप W मानते हैं, इसको आप अगर W मानते हैं तो वी नो डैट डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया। आई थिंक क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये 0 है, तो ये दे दिया हमने 0 को। अब ये जब मैंने दिया इसको 0, यानी कि हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक में हमने पढ़ा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 होता है तो उसका मतलब वो रियल उसके इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 है तो मैं कह सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट, कि ये इक्वल टू क्या होता है, प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई होता है, तो ये भी 0 होगा। एंड अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो माइनस को 0 कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे। ठीक है, अगर चारों 0 हैं सो इम्प्लाइज दैट, इन चारों से क्या निकलता है कि u मेरा कांस्टेंट है। भाई u को हम चाहे x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो भी 0 मिल रहा है, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो भी 0 मिल रहा है, इसका मतलब u मेरा कांस्टेंट गया। ठीक है, और v भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भैया, वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि v को हम चाहे x रिस्पेक्ट में करें तो भी 0 मिल रहा है और y के रिस्पेक्ट में करें तो भी 0 मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा v भी मेरा 0 होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो हमें u भी कांस्टेंट मिला, ठीक है, और हमें v भी कांस्टेंट मिला, तो रिजल्टेंट जो मेरा एफजेड होगा वो क्या होगा, u प्लस आई वी होगा, यानी कांस्टेंट ही तो होगा एक। ठीक है, तो कांस्टेंट का सम क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये भी मेरा कांस्टेंट मिला।
आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इनमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इनको देखना है, ठीक है, और सिंपल वे में इनको प्रूव करना है। सेकंड का प्रूफ देखो आप, रियल एफ जेड इक्वल टू यू, तो आपका दे ही रहा है कि यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रहा है मेरा। यू क्या होता है, रियल पार्ट ही तो होता है एफ जेड का, ठीक है। ये बोल रहा है कांस्टेंट, तो पक्की बात है कि डेवर यू अपान डेल एस करेंगे आएगा 0। अगर ये 0 आया तो इससे चारों हम 0 निकाल सकते हैं। कैसे, हमको दिखाते हैं। ये 0 है, इसको y के रिस्पेक्ट में भी करो तो 0 आएगा, डेल यू अपान डेल वाई करोगे तो भी 0 आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसको अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो भी 0 आएगा। इसका फॉर्मूला होता है बाई CR इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपान, भाई ये फॉर्मूला लिख लो, ये सॉरी ये प्लस में होता है, एंड डेल यू अपान डेल वाई माइनस डेल वी अपान डेल एक्स माइनस में, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, इधर लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। माइनस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि 0 है ना। अगर ऐसा मिलता है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि u मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और v मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट है तभी x के रिस्पेक्ट में करें तो भी 0 जा रहा है, y के रिस्पेक्ट में करें तो भी 0। देखो किसी एक, जैसे मान लो ये 0 है तो तुम इसी से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो आपका कांस्टेंट है। मान लो ये 0 आ गया तो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है ना, तो एक से डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं डिसाइड नहीं कर सकते हो, मान लो x का तो 0 आ रहा है, क्योंकि मान लो फंक्शन हमारा ऐसा रहा होगा, मान लो ऐसा है u, ठीक है, तो x रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 ही तो जाएगा भाई। x रिस्पेक्ट में अगर आप इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप इसके एक ही फंक्शन से अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मेरा मतलब कि कांस्टेंट है कि नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई फंक्शन ले लें, जैसे 2 ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसको चाहे x रिस्पेक्ट में करें तो भी 0 जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0 जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं ये कांस्टेंट है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। किसी एक के वैल्यू के आधार पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो किसी एक के बेस पर आप नहीं बोलेंगे। तो इसको भी रफ कर देते हैं, तो हम आपको बताते हैं भी आगे भी। तो सिमिलर मेरा अगला हो जाएगा। अगला क्या कहता है, अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कहता है ये मेरा कांस्टेंट है, तो भी मेरा कांस्टेंट है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू 0 एंड वी वाई अपॉन ये 0 हो गया। अगर ये मेरा 0 है, ठीक है, तो भैया यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, तो डेवर ये वी में है तो यू मेरा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस को इफेक्ट नहीं देगा क्योंकि हम, ठीक है, डायरेक्टली इक्वल 0 है ना, तो इसलिए तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कांस्टेंट यू भी कांस्टेंट एंड वी भी कांस्टेंट। मेरा दोनों मेरे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि एफ जेड भी मेरा क्या होगा, ठीक है, वो भी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बताओ कोई डाउट हो रहा तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग मॉड एफ जेड में चलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, यानी प्रूफ देख लेते हैं किसका, 5th का। तो इसको डिसाइड करते हैं, मॉड एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट, इसका देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी है कि इसका मतलब होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सोचो कि रूट होता है, रूट बाई कांस्टेंट कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, बहुत सारे स्क्वायर कर दिया होगा तो कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट का स्क्वायर एक कांस्टेंट ही होता है, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं यू के लिए करते हैं, चाहे वी के लिए करें, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। हम अपने कंसेप्ट के लिए करते हैं, हम मान लो यहाँ पे u के लिए करते हैं, ठीक है। तो 2 डेवर यू अपॉन 2u डेल यू अपन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपन डेल एक्स इक्वल टू 0। एक तो ये बना, तो 2 तो मेरा 0 में चला गया, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं यहाँ से, है ना, तो एक इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो u बाई 2 को हमने भेज दिया, हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो डेल यू अपन डेल वाई और प्लस v डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। किसी एक के फॉर्म बना लो, चाहे डेल वी के फॉर्म बना लो, चाहे यू के फॉर्म बना लो, है ना। तो एक के फॉर्म बनाओ, दूसरा ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम CR इक्वेशन से चेंज कर लें, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स को डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। तो हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई और प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू 0। किसी एक के फॉर्म बनाना है, ठीक है, चाहे वी के चाहे यू के। तो मैंने वी के फॉर्म बनाया, इधर भी वी के फॉर्म बना लो। तो डेल यू इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकता हूँ, माइनस का डेल वी यू डेल वी अपॉन डेल एक्स
और प्लस का v डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू 0। अगर ये मेरा यूनिक सोल्यूशन देगा, भाई ये होमोजेनियस सिस्टम है, अगर ये मेरा यूनिक सोल्यूशन देगा तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि सिंपल सी बात है कि ये आपके क्या होंगे, जीरो सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन में ऐसा पॉसिबल है जीरो सोल्यूशन। अगर एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं तो हम कंसाइड करेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि मेरा यूनिक सोल्यूशन मतलब कि जीरो सोल्यूशन भी होगा, जीरो सोल्यूशन के अलावा भी कुछ हो सकता है ना, तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। तो एक ही केस मिलता है जब ये मेरा केवल जीरो सोल्यूशन देगा। वो केस क्या है वो हम आपको बताते हैं, वो केस क्या होगा, वो केवल एक ही केस मिलेगा हमें, ठीक है। तो वो केस क्या है हम आपको समझाते हैं अभी। तो यहाँ से हम आपको डिटर्मिनेंट में लेकर चलते हैं, इससे डिटर्मिनेंट क्रिएट करते हैं। डिटर्मिनेंट इसका क्या बन जाएगा भैया, तो पहले एक्स वाला माइनस यू एंड वी, एक्स वाला यहाँ पे वी एंड इसका माइनस यू, सॉरी यू, और इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका माइनस यू स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर, इनको मिला के माइनस कोई फर्क पड़ता नहीं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने मतलब है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। कौन सा जीरो नहीं होना चाहिए, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये मेरा अगर जीरो ना हो तो पूरी कहानी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में ये मेरा यूनिक सोल्यूशन देगा। कैसा सोल्यूशन देगा, यूनिक। तो कौन सा केस होना चाहिए, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस वाले केस में ये यूनिक सोल्यूशन मेरा देगा। तो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है तो एक पॉइंट पकड़ में आ रही है। अगर ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है तभी आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि डेवल यू मतलब कि डेवल यू अपॉन डेवल एक्स इक्वल टू जीरो एंड सॉरी ये क्या है वी है, एंड डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू जीरो, एक वाई एक एक्स, ठीक है। इधर दिख नहीं रहा होगा, चलो इधर हम बताते हैं, रफ करके फिर बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या बताई आपको कि इस वाले केस में ये आपका यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेवर वी अपॉन डेवर वाई इक्वल टू जीरो। इस वाले केस से हमें निकलता है डेवर यू अपॉन डेवर वाई इक्वल टू जीरो एंड डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये ऐसा मिल रहा है तो हम बोलते हैं कि यू मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, यू मेरा कांस्टेंट एंड वी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई ना, रीजन सहित। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम तुम्हें लेकर चलते हैं लास्ट वाले में आर्गूमेंट। इसको रफ कर लेते हैं फिर आर्गूमेंट आपको हम समझाते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट एफ जेड, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, ये हुआ। अब भाई एफ जेड इक्वल टू क्या होता है पहले हम आपको ये बता दें। एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आयोटा वी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि एफ जेड मेरा क्या है, सॉरी रियल पार्ट इसका क्या है, यू है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वी है, और इसके आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट ऑफ एफ जेड वो क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स वी अपॉन यू। ये तो होता है, चलो ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि tan इनवर्स वी अपॉन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल रहा है ये, ठीक है, कांस्टेंट बोल रहा है। तो यहाँ से वी अपॉन यू इक्वल टू कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू अपॉन वी इक्वल टू कांस्टेंट। अरे भाई रिवर्स करोगे तो कांस्टेंट ही तो रहेगा। कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का स्क्वायर करो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर यहाँ से वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी यू इक्वल टू कांस्टेंट मतलब हुआ, कांस्टेंट को आप चाहो तो बोल सकते हो यहाँ पे सी। तो ये हो गया मेरा कॉट सी, बस समझना। और कॉट सी भी मेरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट कॉट सी ही आएगा, कहने मतलब ये, कोई दिक्कत पॉइंट। अब यहाँ से यू इक्वल टू क्या होगा, वी कॉट सी। आप इसको एक को ही मान लें, ज़्यादा लंबा लिख रहा है तो ना, तो कोई मतलब नहीं है इसका कांस्टेंट का। तो हम मान रहे हैं के वी हो गया। तो ये हो गया यू माइनस के वी, है ना, इक्वल टू जीरो। अब v क्या है, आइडेंटिकली जीरो हो गया। अनलेस है यहाँ पे, क्यों अनलेस मैं आपको समझा देता हूँ अभी। अनलेस है और ये आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा। सिंस देखो u मेरा रियल पार्ट है, u मेरा क्या रियल पार्ट है ना, एफ जेड का। तो मतलब ये पूरा ये कह रहा होगा रियल पार्ट हो रहा होगा, कोई फंक्शन ऐसा 1 प्लस के आई एफ जेड ऐसा रहा बन गया होगा, ठीक है, जिसका रियल पार्ट अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u माइनस के वी आ जाएगा। तो भी मेरा यहाँ पे आइडेंटिकल जीरो, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये मेरा एक कांस्टेंट है, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो u मेरा क्या जाएगा, एज ए कांस्टेंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या जाएगा, एज ए कांस्टेंट।
तो डायरेक्टली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि u मेरा क्या जाएगा, कांस्टेंट जाएगा। अगर u मेरा कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो अगर u मेरा कांस्टेंट जा रहा है तो मैं डायरेक्टली इसमें कह सकता हूँ कि एफ जेड भी मेरा क्या जाएगा, एफ जेड भी कांस्टेंट जाएगा। चलो एफ जेड मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सभी केसेस समझ में आ गए होंगे आप लोग को। बहुत इजी केसेस थे, ठीक है, सिंपल केसेस थे। तो आपने देखा कि बस कंसेप्ट बिल्ड था, मेन कंसेप्ट था वो, बाकी इसमें दम नहीं जाता था। अभी हम आपको 2 प्रूफ और बताएंगे सिंपल, उसके बाद वीडियो का लेक्चर का एंड करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारे सामने हैं जिनका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इनमें क्या दिया गया कि एफ जेड मेरा कोई एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड मेरा एनालिटिक फंक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का, है ना। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, पहला रिलेशन ये प्रूव करना है, दूसरा ये, बहुत ईजी है। दूसरा तो पहले पे डिपेंड ही करता है, लेकिन पहला हमें समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कैसे समझना है इसको, तो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली कंसेप्ट लेकर चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्टली राइट हैंड साइड लेकर आऊँगा। बहुत ईजी है, इसको सिंपल वे में देखते हैं, ठीक है। तो पहले का प्रूफ आराम से देखो, ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। तो क्या है भाई आपका कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, राइट हैंड साइड लेकर आना है, बहुत सिंपल सा, कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। रियल ऑफ जेड कितना होता है भाई, रियल ऑफ एफ जेड कितना होता है। अगर एफ जेड मेरा ऐसा होता है भाई, आपको बता दूं एफ जेड मेरा होता है यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो रियल पार्ट अगर मैं बात करूं एफ जेड का, तो वो कितना हो गया मेरा, वो हो गया यू। एंड इमेजी पार्ट की बात करूं तो हो गया भाई सिंपल सा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आया यू का स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे लेकर चलना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यू का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको देख लेते हैं। तो एक बार ये हुआ डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स हो गया, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई हो गया। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर को बोलते हैं 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना। तो ये हो गया 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया 2u डेल u अपॉन डेल वाई हो गया। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 तो दोनों में कॉमन मिला है, तो आप ले लीजिए, और ये बनेगा फर्स्ट, ये बन जाएगा सेकंड, फिर क्योंकि इसका आप एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डायरेक्टली हो सकता है ना फर्स्ट एंड सेकंड मान के, तो कर लीजिए ज़रा। तो 2 मेरा हो गया पूरे में कॉमन, तो हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स और इनटू, बिकॉज अब इसका मैंने किया, अब इसको छोड़ लेने, तो इसका डायरेक्टली ऐसे लिख दो प्लस, अब इसको छोड़ दीजिए, आप इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, कोई डाउट नहीं। और प्लस सिमिलर 2 तो मैंने कॉमन ले लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी लगा लो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, अच्छा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो लिख देंगे नेक्स्ट सिस्टम में डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यू सॉरी यू भी आएगा साथ साथ। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो, कोई नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 2, ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, ठीक है। अब यहाँ से यू ले लिया मैंने कॉमन, तो ये मेरा एक्चुअली में है क्या, तो ये मेरा हो जाता है, ये हो जाता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये ऐसे क्लोज हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा ये क्या है, अगर ये मेरा एनालिटिक फंक्शन है तो साफ साफ बोल रहा है एफ जेड मेरा एनालिटिक है। हमने बताया था एफ जेड एनालिटिक है तो हार्मोनिक पक्का सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है, लाप्लास सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है हार्मोनिक फंक्शन, तो वो क्या होता है, जीरो होता है, ये इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एनालिटिक है तो ये चला गया जीरो में, तो इधर हो गया 2। और एक्चुअली में एफ डैश जेड क्या होता है मैं आपको बता दूँ, अगर एफ जेड मेरा यू प्लस आयोटा भी होता है तो एफ डैश जेड को बोलते हैं हम लोग डेल यू अपन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपन डेल वाई, ठीक है। तो अगर मॉड की बात करो इसकी, तो वो क्या होगा, मॉड का स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो डेल यू अपन डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस डेल वी अपन डेल वाई का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे कर लीजिए ज़रा, तो एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, तो एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, कोई डाउट है क्या, तो प्रूफ हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो फर्स्ट का प्रूफ तो हो गया, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, है ना। अब इसका देख लेते हैं, तो ये सेकंड वाला प्रूफ देख लें भाई। तो यहाँ से देखो
सेकंड के प्रूफ में भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा मैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा, राइट हैंड साइड लेकर आऊँगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, ये है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ। अब यार एफ जेड का मॉड करोगे तो देखो, एफ जेड का मॉड करोगे तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर आता है, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लोगे तो रूट मेरा हट जाता है, यानी कि ये आएगा इसकी वैल्यू। तो यू स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर अलग अलग कर लो ज़रा यार इसका, ठीक है। तो u के साथ भी जाएगा ये पूरा, v के साथ भी जाएगा, यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर u के साथ हो गया, ठीक है, और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरा v के स्क्वायर भी साथ हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया। इसको मैंने अभी प्रूफ ही कर लिया है, ये मेरा इतना जाता है। सिमिलर चाहे u हो चाहे v हो, दोनों का सेम प्रूफ होता है, ठीक है। तो सिमिलर इसको भी प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों टू कितना हो गया 4। आई थिंक ये भी लाना था ना, तो हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये एनालिटिक फंक्शन का जो भी जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, 4-5, वो आपको पसंद आए हैं। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ। अभी इसका पूरी सीरीज ही चल रहा है, कॉम्प्लेक्स सीरीज पूरा चल रहा है, तो हम कॉम्प्लेक्स के एक तरफा वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके सभी वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं, बाय।